नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे पास है स्वप्निल जैन की किताब बलियां। तो आज हम इसी किताब की दुनिया में गहरे उतरेंगे, इसके किरदार, कहानी और जो एहसास इसके पीछे छुपे हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब रिश्तों की गर्माहट, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे पल और ख़ास तौर पर वो लॉकडाउन वाला दौर, उसके अनुभवों को बड़े ही दिल छूने वाले अंदाज में पेश करती है। हाँ, बिल्कुल। और आज की हमारी ये बातचीत सिर्फ कहानी कहने तक ही नहीं रहेगी, है ना। हमारा इरादा है कि किताब के जो मेन आइडियाज़ हैं उन्हें समझें, कहानी का जो इमोशनल और सोशल ताना बाना है उसे खोलें, लेखक स्वप्निल जैन का नज़रिया क्या है और आखिर ये कहानी रीडर से इतना कनेक्ट क्यों करती है। हम इसके सिंबल्स पर, किरदारों के स्ट्रगल पर और उस वक्त की सच्चाई पर भी बात करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं लेखक और किताब के छोटे से परिचय से। बलियां स्वप्निल जैन की लिखी एक कह सकते हैं आज के दौर की हिंदी कहानी है और इसकी खासियत है इसकी ज़मीनी हकीकत, रियल लगना और किरदारों के बीच की वो मानवीय गर्मजोशी जो महसूस होती है। कहानी बचपन की मासूम यादों से शुरू होती है। प्यार कैसे पनपता है, कैसे बदलता है, परिवार के रिश्ते, आम लोगों की जिंदगी, उनकी डिग्निटी, उनके स्ट्रगल, इन सब पर रोशनी डालती है। और लेखक स्वप्निल जैन, उनका सफ़र भी काफ़ी दिलचस्प है। वो राजस्थान के एक छोटे शहर भवानी मंडी से हैं। उनका बैकग्राउंड तो बिजनेस का रहा है, पर आर्ट्स की तरफ, खासकर गज़लों, थिएटर, कविताओं की तरफ एक गहरा झुकाव था और यही झुकाव उन्हें राइटिंग में ले आया। ये बात अपने आप में अहम है, एक सेट रास्ता छोड़कर अपने आर्टिस्टिक आवाज़ को फॉलो करना। और पहचान मिली पॉकेट एफएम पर उनकी एक ऑडियो सीरीज़ थी, इंस्टा मिलियनेयर, जो बहुत पॉपुलर हुई। उस सीरीज़ की सक्सेस ने उन्हें आज के दौर की एक कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट आवाज़ बना दिया है। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity. Make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. हाँ, ये जानना ज़रूरी है। इसे लगता है कि लेखक ज़िंदगी को सिर्फ बिजनेस के नज़रिए से नहीं, बल्कि इमोशंस और आर्ट के लेंस से भी देखते हैं। खैर, अब आते हैं किताब के मेन आइडिया पर, उसका जो कोर है। हाँ, किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो रिश्तों के महत्व पर बहुत जोर देता है। और सिर्फ उन रिश्तों पर नहीं जो हमें जन्म से मिले हैं, बल्कि खास तौर पर उन रिश्तों पर जिन्हें हम अपनी जिंदगी में खुद बनाते हैं, चुनते हैं। किताब में एक लाइन है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से कहती है, रिश्ते वो नहीं जो आपको मिले, रिश्ते वो जिन्हें आपने बनाया। ये लाइन सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी लाइफ में इन चुने हुए रिश्तों की क्या जगह है, खासकर जब मुश्किल वक्त आता है। और यहीं पर किताब का टाइटल बलियां यानी कंगन एक इम्पॉर्टेंट सिंबल बन जाता है ना? बिल्कुल। बलियां यहाँ सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, वो कनेक्शन का प्रतीक है, उन धागों का जो हमें एक दूसरे से बांधते हैं। वो नाजुक भी हैं, बिल्कुल हमारे रिश्तों की तरह, जिन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। और साथ ही उनमें एक कंटिन्यूटी है, एक घेरा है जो सेफ्टी और अपनेपन का एहसास दिलाता है। सोचिए, लॉकडाउन के उस मुश्किल दौर में जब दुनिया जैसे थम सी गई थी, फिजिकल दूरियां बढ़ गई थीं, तब यही इमोशनल जुड़ाव, यही रिश्तों की बलियां थीं जिन्होंने हमें संभाले रखा, हमें टूटने से बचाया। ये किताब इसी नाजुक लेकिन मजबूत कनेक्शन की इंपॉर्टेंस बताती है, खासकर उस मुश्किल वक्त में। उस समय की बात करें तो किताब का ब्लर्ब हमें सीधे कोरोना की पहली लहर से ठीक पहले के माहौल में ले जाता है। और ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, उस टाइम के माहौल पर एक तरह की टिप्पणी भी है। ब्लर्ब में लिखा है कि देश में उस वक्त एक अलग ही तमाशा चल रहा था। दुनिया कोरोना से बचाव के तरीके ढूंढ रही थी और यहाँ खैर जो भी चल रहा था। ये एक शार्प ऑब्जर्वेशन है जो कहानी के पर्सनल ड्रामा के पीछे चल रहे बड़े नाटक की तरफ इशारा करता है। लॉकडाउन की घोषणा ये सिर्फ एक सरकारी ऑर्डर नहीं था, ये एक ऐसा पल था जिसने करोड़ों जिंदगियों को अचानक रोक दिया, है ना। लोगों का छोटे छोटे पिंजरों में कैद हो जाने का जो मेटाफर यूज किया है, वो उस टाइम की घुटन
और बेबसी को दिखाता है। राज्यों की सरहदें सील होना सिर्फ आने जाने पर रोक नहीं थी, वो रिश्तों के बीच दीवारें खड़ी करने जैसा था। लेखक ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि वो बॉर्डर पार अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा सकते। ये पर्सनल फीलिंग उस कलेक्टिव एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाती है। और इस अनुभव का जो इमोशनल असर था वो बहुत गहरा था। बिल्कुल। ब्लर्ब में लेखक के मानसिक और भावनात्मक रूप से अपाहिज महसूस करने का जिक्र है। ये शब्द बहुत पावरफुल है। ये बताता है कि इंसान की ज़रूरतें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है। मिलना जुलना, अपनों के पास होना, ये हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। उस दौर में फ़ोन और वीडियो कॉल थे, हाँ, पर वो आमने सामने बैठकर बात करने की कमी पूरी नहीं कर पा रहे थे। ब्लर्ब में जिस हुक का जिक्र है वो सिर्फ मिलने की इच्छा नहीं, वो एक गहरी तड़प थी, असली ह्यूमन कनेक्शन की तड़प। और लेखक कहते हैं कि इसी हुक से, इसी तड़प से कहानी के मेन किरदार हिमांशु और नमिता पैदा हुए, जैसे वो सबकी इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहे हों। तो चलिए अब हिमांशु और नमिता की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये इस कहानी का दिल है ना? ब्लर्ब और रिव्यूज से जो तस्वीर बनती है वो बचपन के निश्चल प्रेम से शुरू होती है। स्कूल के दिनों की वो मासूम दोस्ती जो धीरे धीरे एक गहरे प्यार में बदल जाती है। ये वो प्यार है जिसमें शायद दुनियादारी कम और इमोशंस की सच्चाई ज्यादा होती है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती ना। करियर की ज़रूरतें, शहरों की दूरियां उन्हें अलग करती हैं, और उनका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस की पटरी पर जैसे तैसे चल रहा था। ये फ्रेज बहुत कुछ कहता है। इसमें कोशिश भी है, स्ट्रगल भी है, और शायद थोड़ी अनसर्टेनिटी भी। और फिर उनके दिलों में इस दूरी को मिटाने की एक कसक उठने लगी थी। ये कसक सिर्फ फिजिकल दूरी की नहीं है, शायद उस इमोशनल दूरी की भी है जो वक्त और हालात बना देते हैं। वो चाहते थे कि उनके बीच से स्क्रीन का वो पर्दा हट जाए जो आवाज़ों को तो मिलाता था पर शायद रूहों को नहीं। उनकी इच्छा थी कि उनकी आवाज़ बिना किसी माइक्रोफोन की मदद के सीधी कानों में जाए। कितनी सच्ची और गहरी इच्छा है ये। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में भी असली, बिना किसी मीडियम के ह्यूमन कनेक्शन की चाहत। और आयरनी देखिए, जैसे ही वो इस दूरी को मिटाने का, मिलने का प्लान बनाते हैं, तभी लॉकडाउन लग जाता है। उनकी उम्मीदें, उनके अरमान सब जैसे एक झटके में रुक जाते हैं। ये सिर्फ दो लवर्स के प्लान का रुकना नहीं है, ये उस दौर में लाखों लोगों की टूटी हुई उम्मीदों का आईना है। रिव्यूज भी इस बात पे जोर देते हैं कि ये कहानी सिर्फ हिमांशु और नमिता के रोमांटिक प्यार तक ही नहीं रुकी है। हाँ, बिल्कुल। एक रिव्यू में बहुत अच्छे से कहा गया है कि उनका प्यार बचपन से अंकुरित होकर परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। कहानी दिखाती है कि कैसे बाहरी हालात, करियर का प्रेशर, फैमिली की जिम्मेदारियां और फिर लॉकडाउन का कहर उनके इस बदलते प्यार का लगातार टेस्ट लेते हैं। ये सिर्फ इमोशंस की कहानी नहीं, ये इमोशंस के स्ट्रगल की कहानी है। और इसमें प्यार के दूसरे रूप भी शामिल हैं। जैसे, हाँ बिल्कुल, कहानी में प्यार के कई और रंग भी हैं। माँ बेटे का प्यार है, यशोदा का किरदार, उनका अपने बेटे के लिए त्याग, उसकी खुशी के लिए चुपचाप सब सहना, ये उस निस्वार्थ प्यार का उदाहरण है। फिर दोस्तों के बीच का प्यार और सपोर्ट है जो मुश्किल वक्त में बड़ा सहारा बनता है। और खास तौर पर उस मुश्किल टाइम में उभरने वाला इंसानियत का प्यार, अजनबियों की मदद करने का जज्बा, ये सब भी कहानी में बुना हुआ है। तो इसे सिर्फ एक लव स्टोरी कहना शायद इसकी गहराई को कम कर देगा। बिल्कुल। इसीलिए रिव्यूज में इसे सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक खास टाइम की फीलिंग्स, स्ट्रगल्स और ह्यूमन रिश्तों के अलग-अलग पहलुओं को दिखाने वाली एक मार्मिक गाथा कहा गया है। ये उस दौर का एक इमोशनल डॉक्यूमेंट है जो पर्सनल कहानियों के जरिए एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस को आवाज देता है। और जिस अंदाज में ये कहानी कही गई है उसकी भी तारीफ हुई है। राइटिंग स्टाइल के बारे में क्या खास बातें हैं? राइटिंग स्टाइल को कई लोगों ने कोमल, यादें ताज़ा करने वाली और सिनेमैटिक बताया है। टेंडर, नॉस्टैल्जिक एंड सिनेमैटिक। कोमल शायद इसलिए क्योंकि ये फीलिंग्स को बहुत नरमी से छूती है। नॉस्टैल्जिक, यादें ताज़ा करने वाली, क्योंकि ये बचपन, स्कूल, लॉकडाउन जैसे अनुभवों से जुड़ती है जो हमारी अपनी यादें जगा सकती हैं। और सिनेमैटिक शायद इसलिए क्योंकि लेखक सेंसरी डिटेल्स का इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम देखते, सुनते, महसूस करते हैं, इससे रीडर के मन में एक जीती जागती पिक्चर बनती है। और भाषा, लैंग्वेज कैसी है? लेखक ने आम बोलचाल की हिंदी यूज की है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे कहानी ज्यादा अपनी सी लगती है, भारी या अकादमिक नहीं। लैंग्वेज सीधी, सरल और दिल तक पहुंचने वाली है।
एक खास बात जो सामने आती है वो ये है कि कहानी गहराई से महसूस कराती है बिना किसी मेलोड्रामा के। आजकल अक्सर इमोशंस दिखाने के लिए मेलोड्रामा का सहारा लिया जाता है, पर यहाँ लेखक ने कंट्रोल रखा है और शायद इसीलिए फीलिंग ज्यादा सच्ची और असरदार लगती हैं। कहानी में जमीनी हकीकत है, किरदारों के रोजमर्रा के संघर्ष हैं, लेकिन साथ ही ह्यूमन रिश्तों की वो वार्मथ, वो गर्मजोशी भी है जो कहानी को एक उम्मीद देती है। कहानी पर्सनल फीलिंग्स के साथ साथ उस समय के सोशल माहौल पर भी कमेंट करती है, जैसा हमने पहले कहा था। हाँ, और ये बहुत सटल तरीके से किया गया है, जैसा ब्लर्ब में इशारा है और जिसे कहानी हिमांशु नमिता के रिश्ते के जरिए दिखाती है। वो लेखक का एक पर्सपेक्टिव है कि लॉकडाउन के दौरान शायद सिस्टम का ध्यान फिजिकल जरूरतों जैसे खाना दवाइयों पर ज्यादा था, लेकिन मानसिक और भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देना भूल गए। ये एक अहम सवाल उठाता है कि मुश्किल वक्त में हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। क्या इमोशनल जरूरतें कम जरूरी हैं? और किरदारों के जरिए भी कुछ सोशल बातें सामने आती हैं। बिल्कुल। रिव्यूज में ये भी कहा गया है कि ये किताब दिखाती है कि महामारी ने रिश्तों को कैसे परखा और उन्हें एक नई पहचान दी। इस दौर में रिश्तों ने किस प्रकार अपनी नई पहचान बनाई। कुछ रिश्ते मजबूत हुए, कुछ बिखर गए, कुछ का रूप बदल गया। कहानी इस प्रोसेस को दिखाती है। साथ ही किरदारों को विकासशील भारत की तस्वीर के रूप में भी देखा गया है। ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि किरदार उन युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक बदलते हुए भारत का हिस्सा हैं, जहां तरक्की तो हो रही है, पर शायद देश के विकास के चक्कर में व्यक्तिगत विकास कहीं पीछे छूट गया था। ये शायद उस टेंशन की तरफ इशारा है जो आज का युवा महसूस करता है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और अपनी पर्सनल इच्छाओं के बीच बैलेंस बनाने का स्ट्रगल। हिमांशु और नमिता का करियर और रिश्ते के बीच जूझना शायद इसी का एक उदाहरण है। ये सारे पहलू मिलकर शायद समझाते हैं कि ये किताब रीडर से इतना गहरा कनेक्शन क्यों बनाती है। निश्चित रूप से। जब हम पूछते हैं कि ये किताब क्यों पसंद आती है, Why it resonates, तो जवाब शायद इसी में है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सबके साधारण जीवन में छिपी असाधारण कहानियां होती हैं। हिमांशु और नमिता की कहानी बहुत खास होते हुए भी बहुत आम लगती है। उनके सपने, उनकी चिंताएं, उनका प्यार, उनका इंतजार, ये सब फीलिंग्स जानी पहचानी हैं। इसीलिए हर कहानी व्यक्तिगत, जानी पहचानी और भावनात्मक रूप से सच्ची लगती है। और ये अपनेपन का जश्न भी है, जैसा कि कहा गया। हाँ, ये बहुत खूबसूरत फ्रेज है। अपनेपन का जश्न, उन रिश्तों का जश्न जो हमें थामते हैं, उन लोगों का जो मुश्किल वक्त में हमारा हाथ पकड़ते हैं, उन यादों का जो हमें हौसला देती हैं। लॉकडाउन ने हमें फिजिकली दूर किया, लेकिन शायद इसने हमें इमोशनली अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास भी कराया। ये किताब उसी एहसास का जश्न मनाती है, चाहे वो प्यार का हो, दोस्ती का हो या परिवार का हो। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मेन पॉइंट क्या निकलता है? देखिए, मेन पॉइंट ये है कि बल्लियां एक मल्टी लेयर्ड कहानी है। ये लॉकडाउन के उस खास हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को यूज करती है और हिमांशु नमिता की सेंट्रल लव स्टोरी के जरिए ह्यूमन कनेक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग तरह के प्यार, रोमांटिक, फैमिली, दोस्ती, इंसानियत, मुश्किल हालात में टिके रहने की इंसानी ताकत, रेजिलियंस, और उस चैलेंजिंग टाइम के गहरे इमोशनल और सोशल असर जैसे यूनिवर्सल थीम्स को एक्सप्लोर करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस दौर का एक सेंसिटिव आईना है। उस दौर को फिर से देखने की कोशिश है, और शायद इस कोशिश के पीछे एक गहरी उम्मीद भी है कि इस एक्सपीरियंस से सीख लेकर हमें फिर से वो दौर कभी देखना ना पड़े। तो संक्षेप में कहें तो बल्लियां लॉकडाउन के साए में प्यार, रिश्तों, इंसानी जज्बे और जुड़ाव की एक ऐसी कहानी है जिसे लेखक ने बहुत रियल किरदारों और एक बेहद इमोशनल लेकिन सधे अंदाज में हम तक पहुंचाया है। और इस कहानी पर बात करने के बाद एक ख्याल मन में जरूर आता है, खासकर आज के डिजिटल जमाने में। ये हमें कनेक्शन वर्सेस दूरी के उस पुराने सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ने के बहुत सारे तरीके दिए हैं ना। हम मीलों दूर बैठे इंसान को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन क्या ये वर्चुअल जुड़ाव सच में आमने सामने बैठकर महसूस होने वाले ह्यूमन कनेक्शन की जगह ले सकता है, खासकर तब जब हम इमोशनली मुश्किल दौर से गुजर रहे हों? हिमांशु और नमिता की स्क्रीन हटाने की वो तड़प, वो इसी सवाल को हाईलाइट करती है। और ये हमें खुद से भी पूछने पर मजबूर करता है कि आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने रिश्तों की बल्लियों को, उन नाजुक लेकिन कीमती कंगन जैसे संबंधों को कितना मजबूत रख पा रहे हैं? क्या हम उन्हें वक्त दे रहे हैं, संभाल रहे हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।
हम अपने सभी सुनने वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसा और काम आप तक ला सकते हैं। और हाँ, ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है। ये एक AI इनेबल्ड बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर एक कैंपेन भी चला रहे हैं #PushingIndianAuthors। इसके जरिए हम भारतीय लेखकों की किताबों को सामने ला रहे हैं। और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से स्वप्निल जैन की किताब बल्लियाँ खरीदें और पढ़ें। ये यकीनन पढ़ने लायक कहानी है। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भारतीय लेखकों द्वारा लिखी आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। हमें आपके सुझावों और विचारों का इंतज़ार रहेगा। आज की इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।